नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों मैं आज फिर दोबारा से आपके लिए क्यूएनए वीडियो लेकर आ चुका हूं और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या हम कावेरी इंजन से बड़े फाइटर जेट ना बनाकर हम छोटे और लाइट वेट जैसे कि जैगवार या तेजस जैसे फाइटर जेट बना सकते हैं। साथ में दोस्तों जिस स्ट्राइक के लिए हम क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकते हैं उनके लिए हम फाइटर जेट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, जबकि दोस्तों उसमें हमें अपने पायलट की जान को भी एक तरह से दांव पर लगाना पड़ता है। तो दोस्तों अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के पास ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइलें क्यों नहीं है, जबकि एशिया में लगभग बहुत सारी मिसाइलें मौजूद है जो कि बैलिस्टिक कैटेगरी में आती है। और दोस्तों जबकि दुनिया में 25 से 14 मैक तक की मिसाइलें मौजूद है जैसे कि एयर डिफेंस सिस्टम की, और जो आईसीबीएम मिसाइलें होती हैं 25 मैक की स्पीड से ज्यादा की स्पीड पर ये ट्रैवल करती है, तो इन्हें हाइपरसोनिक मिसाइल्स की कैटेगरी में क्यों नहीं डाला जाता है। साथ में दोस्तों जब भारत 13,500 टन की न्यूक्लियर पावर सबमरीन बना सकता है तो हम क्यों कन्वेंशनल सबमरीन पर काम कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी ही डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल यहाँ पर आ जाता है पवन कश्यप जी की तरफ से, क्या हम कावेरी इंजन से ग्राउंड अटैक फाइटर जेट नहीं बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि कावेरी इंजन 83 किलो न्यूटन की थ्रस्ट जनरेट करता है, जबकि दोस्तों जो ज्यादातर ग्राउंड अटैक के लिए फाइटर जेट बनाए जाते हैं वे इससे कम की थ्रस्ट पर भी बड़ी आसानी से एक तरह से टेक ऑफ कर सकते हैं। और दोस्तों इतनी थ्रस्ट पर हम जो TA-50 एयरलैंड स्कॉर्पियन, तेजस M36 और साथ में होंगडू L-15 और याक 130 जैसे एयरक्राफ्ट बना सकते हैं जो कि अटैक फाइटर जेट है। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही हम इन्हें मल्टी रोल फाइटर जेट में भी एक तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम ऐसा करते क्यों नहीं है, क्योंकि कावेरी इंजन के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको अब तक भारत एक तरह से सॉल्व नहीं कर सका है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले उसमें समस्या ये है कि हमारे पास क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी नहीं है, साथ में कोर और जो ब्लेड डिस्क होती है उसकी भी किसी भी तरह की कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, थर्मल बैरियर कोटिंग भी हमारे पास मौजूद नहीं है। और दोस्तों साथ में और कावेरी इंजन हीट और जो साउंड है उसे बहुत ज़्यादा जनरेट करता है, और अगर इसे हाइट पर एक तरह से टेस्ट किया जाता है तो वहाँ पर इसकी जो थ्रस्ट है वो कम ज़्यादा होती रहती है। और साथ में दोस्तों इसके जो कुछ पार्ट्स हैं वे मेल्ट होने लगते हैं, और इसका जो कोर है वो भी मेल्ट होने लगता है, और कुछ पार्ट्स तो एक तरह से टूट जाते हैं। तो इन सब समस्याओं के कारण भारत जो लाइट वेट कैटेगरी के ग्राउंड अटैक फाइटर जेट है वे नहीं बनाता है। हालांकि दोस्तों अगर ये समस्याएं एक तरह से सोल्व कर ली जाए, जिसमें मान लीजिए इसकी जो थ्रस्ट है वो अगर 20 किलो न्यूटन थ्रस्ट है वो कम भी हो जाती है, तब भी हम एक्सपोर्ट लायक एक बेहतरीन फाइटर जेट बना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों लाइट वेट फाइटर जेट और साथ में ग्राउंड अटैक फाइटर जेट बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, तो उनके लिए ये इंजन एक तरह से पर्याप्त मात्रा में जो थ्रस्ट है वो तो जनरेट कर ही देता है। लेकिन दोस्तों इसमें बड़ी समस्या यही है कि एक तरह से वाइब्रेशन करता है, साउंड बहुत ज़्यादा जनरेट करता है, हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, तो इस कारण से इस इंजन को किसी भी ऐसे एयरक्राफ्ट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हालांकि दोस्तों जो भारत का ओरा प्रोजेक्ट है माना जा रहा है कि उसके लिए इसी इंजन को एक तरह से मॉडिफाई किया जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है तंजिल इब्राहिम जी की तरफ से, अगर किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय करना हो या फिर किसी देश पर स्ट्राइक करनी हो तो उसके लिए हम क्रूज मिसाइल या किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम ऐसा करते क्यों नहीं है, और साथ में यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज के पास बहुत ज्यादा कम बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें क्यों मौजूद है, जबकि दोस्तों पाकिस्तान, चाइना, भारत और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों के पास और रशिया के पास इतनी सारी खुद की बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम मिसाइल के बजाय फाइटर जेट का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो देखिए दोस्तों फाइटर जेट किसी भी टारगेट के ऊपर जाकर लाइव लोकेशन से उसके ऊपर एकदम एक्यूरेट हमला कर सकता है, जो कि क्रूज मिसाइल से थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट रहता है। लेकिन दोस्तों इसी एक्यूरेसी के लिए ब्रह्मोस, ASMP और निर्भय और कैच 55, AGM-86 जैसी पिन पॉइंट एक्यूरेसी वाली मिसाइलें मौजूद है, फिर भी इनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले ये मिसाइलें बहुत ज़्यादा मास लेवल पर डिस्ट्रक्शन करती है, साथ में दोस्तों मिसाइल के जवाबी कार्रवाई में आपका जो दुश्मन है वो भी आपके ऊपर मिसाइल हमला करेगा, और इससे दो कंट्रियों के बीच मिसाइल वॉर की शुरुआत हो सकती है, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक तरह से बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध होगा। और अगर दोनों में से कोई एक कंट्री भी न्यूक्लियर पावर से लैस हुई तो ये पूरी दुनिया को एक तरह से तबाही की ओर ले जा सकता है। दोस्तों जो देश पहले मिसाइल का इस्तेमाल करता है उस पर पूरी दुनिया का सबसे पहले तो वर्ल्ड प्रेशर आता है, डिप्लोमेटिक प्रेशर, और साथ में उसके ऊपर सैंक्शंस भी लग सकते हैं। और जो देश पहले से ही मिसाइल वॉर के अंदर एक तरह से तबाह हो चुके हैं तो उनके ऊपर ये आर्थिक सुनामी भी एक तरह से ला सकता है, जो दुनिया का प्रेशर है। और दोस्तों साथ में मिसाइलों का इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब युद्ध हद से ज्यादा बड़े लेवल पर छिड़ चुका हो और साथ में युद्ध हाथ से निकला जा रहा हो, तो इस तरह के युद्ध को खत्म करने के लिए जो मिसाइल्स है उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस बड़े और भयंकर युद्ध से बचने के लिए फाइटर जेट या छोटे कॉन्फ्लिक्ट का एक तरह से सहारा लिया जाता है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिनमें इन्होंने पूछा है कि अमेरिका और जो
वेस्टर्न कंट्री है इनके पास कम बैलिस्टिक मिसाइलें क्यों मौजूद है? तो इसके मेन कारण है अमेरिका, नाटो, एमटीसीआर और यूरोपियन यूनियन। तो सबसे पहले हम पहले कारण की तरफ जानते हैं, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के जो सारे 27 देश हैं लगभग, ये आपस में एक तरह से सबसे पहले तो मिलकर रहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनमें कभी भी कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलता है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है तो जो बड़े देश है यूरोपियन यूनियन के, जैसे यूके, फ्रांस और जर्मनी, ये उसे दबा देते हैं। और साथ में दोस्तों, यूरोपियन यूनियन के अंदर जो देश फूट डालने की कोशिश करता है अपनी मिसाइलों के दम पर, उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं या इनडायरेक्टली उसकी इकोनॉमी को तबाह कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, इनमें जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं अगर आप एशिया से इसे कंपेयर करते हैं। एशिया में पूरा साल लगातार भसड़ मची रहती है, आप सबको भी पता है। और दोस्तों, जो छोटे देश है जो इनसिक्योर महसूस करते हैं अपने आप को, जिनको इन मिसाइलों की एक तरह से ज़रूरत महसूस होती है, तो उनके लिए यूके, फ्रांस, जर्मनी और यूएसए खड़े हैं। तो दोस्तों, इनको सबसे पहला कारण तो यूरोपियन यूनियन ही है जो इन्हें इतनी बड़ी बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने से रोकता है। दूसरा है एमटीसीआर। एमटीसीआर में ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज ही शामिल है। तो एमटीसीआर में ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज होने के कारण, या फिर जो इसमें देश शामिल है वे खुद से अपनी मिसाइल को बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस कारण से जो एशिया में जो देश है जो लड़ते रहते हैं, जिनको मिसाइलों की एक तरह से ज़रूरत महसूस होती है, तो वे इनसे किसी भी तरह से 300 किलोमीटर की रेंज से ज़्यादा और 500 किलोग्राम वॉरहेड की किसी भी तरह की मिसाइल को एक तरह से नहीं ले सकते हैं। अगर लेते हैं तो इनके ऊपर सैंक्शंस भी लग सकते हैं। तो इस कारण से जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं वे यूरोपियन यूनियन के देश बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ना तो वे इन्हें बेचकर एक तरह से प्रॉफिट कमा सकते हैं और ना ही युद्ध में कभी उनको ये काम आने वाले हैं, क्योंकि वहां पर छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वे भी ना के बराबर, तो वे किसी भी तरह के युद्ध में इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बजाय वे फाइटर जेट को बनाते हैं जो कि इनसे 2 से 3 गुना ज्यादा कीमत वाले होते हैं और इनसे लाइफ टाइम का प्रॉफिट आता है, जबकि मिसाइल एक तरह से सस्ती भी होती है और साथ में लाइफ टाइम का प्रॉफिट भी नहीं आता है। जबकि दोस्तों, आप देखिए, फाइटर जेट को आप एक बार देते हैं तो उसे वो देश लगातार उड़ाता है और उसके बाद जो मेंटेनेंस होती है वो आप ही करते हैं। जबकि दोस्तों, मिसाइल का एक बार यूज किया गया तो वो नहीं खरीदने आएगा तो आएगा नहीं, उसे कोई लेना देना आपसे नहीं है। तो इस प्रॉफिट के चलते भी ये बैलिस्टिक मिसाइलों की जरूरत को नहीं समझते हैं, ये इसके बजाय फाइटर जेट को बनाते हैं। और तीसरा कारण है नाटो और यूएसए। यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वे रूस से डरते थे। तो दोस्तों, इन्होंने नाटो नाम का एक तरह से ग्रुप बनाया और उसे ज्वाइन किया, जिसमें आज की तारीख में 30 मेंबर है। नॉर्थ मेडिसेनिया ने जो 2020 में इसे ज्वाइन किया था, इससे पहले इसमें 29 मेंबर थे, मुझे पता था कुछ कमेंट करने वाले थे। तो 30 मेंबर अब नाटो में है और इन्हें यूएसए के एयर डिफेंस सिस्टम की एक तरह से पूरी सप्लाई है और साथ में मिलिट्री सप्लाई भी यूएसए देता है। यूरोपियन यूनियन से इन्हें आर्थिक मदद मिल जाती है, तो इन्हें कभी भी बैलिस्टिक मिसाइलों जैसी कोई बड़ी बड़ी मिसाइलें बनाने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। और साथ में बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने के कारण इनके ऊपर सैंक्शंस भी लग सकते हैं, क्योंकि दोस्तों, ये मिसाइलें बनाना सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल काम होता है। अगर आप इन्हें बना भी लेते हैं तो दुनिया से आपके ऊपर जो सैंक्शंस है वे भी लग सकते हैं। तो इन सब कारणों की वजह से यूरोपियन यूनियन और वेस्टर्न कंट्रीज के पास इतनी ज़्यादा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें मौजूद नहीं है। जबकि दोस्तों, एशिया में बैलिस्टिक मिसाइलें और साथ में जो क्रूज मिसाइलें हैं वे बहुत ज़्यादा लेवल पर मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर पूरा साल एक तरह से युद्ध की जो सिचुएशन है वो बनी रहती है। और साथ में जो एमटीसीआर मेंबर नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया, इन्हें चाइना जैसे देश एक तरह से मिसाइल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देते हैं। और बैलिस्टिक मिसाइलों में भी कई तरह की कैटेगरी होती है, जिनमें शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें यानी कि एसआरबीएम, जिनकी रेंज 300 से 1000 किलोमीटर होती है। मीडियम रेंज यानी कि एमआरबीएम, जिनकी रेंज 1000 से 3500 किलोमीटर होती है। इसके बाद आईआरबीएम, जिनकी रेंज 3000 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर होती है। इसके बाद आईसीबीएम, जिनकी रेंज 5500 किलोमीटर से ज़्यादा होती है। और इसके बाद टैक्टिकल मिसाइलें, आपको सबको पता है कि जो पाकिस्तान है वो इन्हीं की भारत को धमकी देता रहता है। इनकी जो रेंज है वो 150 से 300 किलोमीटर होती है। और इसके बाद एमटीसीआर इन मिसाइलों को सप्लाई करने से एक तरह से रोकता है। तो इस कारण से जो वेस्टर्न कंट्री है उनके पास आपको बहुत कम जो मिसाइलें हैं बैलिस्टिक कैटेगरी की और क्रूज मिसाइलें हैं वे आपको बहुत कम संख्या में देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। हालांकि दोस्तों, मैं माफी चाहूंगा, इनका कमेंट मुझे नहीं मिला। मैंने अपनी पिछली सारी 7 से 8 वीडियो चेक की, उसमें इनका कमेंट नहीं मिला, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। हालांकि मुझे क्वेश्चन याद था। तो दोस्तों, ये जो भी है इनका क्वेश्चन था, बैलिस्टिक, आईसीबीएम और आईआरबीएम और एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें, उनकी स्पीड 14 मैक से लेकर 25 मैक तक होती है, तो इन्हें क्यों हाइपरसोनिक मिसाइल कैटेगरी में नहीं डाला जाता है?
तो सबसे पहले हाइपरसोनिक वेपन दो तरह के होते हैं, जिनमें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ही होती है। अगर कोई इनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, यानी कि 5 मैक से ज़्यादा की स्पीड हो, मैन्युवरेबिलिटी भी हो, साथ में अगर क्रूज मिसाइल है तो वो क्रूज करे, और अगर ग्लाइड व्हीकल है तो उसके अंदर ग्लाइड व्हीकल जैसे फीचर्स भी होने चाहिए। तो और साथ में दोस्तों जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें होती हैं, ये ज़्यादातर जो स्क्रैमजेट इंजन है उसका इस्तेमाल करती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि 5 मैक से ज़्यादा की स्पीड होने के बावजूद भी इन्हें हाइपरसोनिक कैटेगरी में क्यों नहीं डाला जाता है। तो सबसे पहले जो आईसीबीएम या बैलिस्टिक मिसाइलें होती है, जैसे कि अग्नि 5, DF-41, R-36, मिनटमैन, R-28, जिनकी स्पीड 20 से 25 मैक से भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इन्हें एक तरह से इस कैटेगरी में क्यों नहीं डाला जाता है। तो सबसे पहले तो इनकी जो स्पीड होती है वो लगातार नहीं रहती है, वो कंटिन्यूसली नहीं रहती है, वो चेंज होती रहती है। जब ये ऊपर जाती है तो वो स्पीड कम होती है, जब ये नीचे आती है तो वो स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और ये परमानेंट पाथ को एक तरह से फॉलो करती है, यानी कि इनकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो सेम होती है, और ये मैनूवर्स परफॉर्म नहीं कर सकती है। तो जो आईसीबीएम या बैलिस्टिक मिसाइलें होती है, तो इन्हें इस कारण से हाइपरसोनिक मिसाइल कैटेगरी में नहीं डाला जाता है। और दोस्तों इसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम, आप सबको पता है कि थार्ड और S-400 इनकी स्पीड, इनकी मिसाइलों की स्पीड 10 से 14 मैक तक है। तो सबसे पहले, और ये मैनूवर्स भी परफॉर्म कर सकती है, लेकिन ये क्रूज नहीं कर सकती है, और ना ही ये किसी तरह का ग्लाइड व्हीकल है, और ना ही इनमें स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों हाइपरसोनिक की सारी रिक्वायरमेंट अगर पूरी हो तभी उन्हें हाइपरसोनिक कैटेगरी में डाला जाता है, लेकिन दोस्तों ये क्रूज नहीं करती है। मैनूवर्स और जो हाइपरसोनिक स्पीड है वो इनमें होती है, और सबसे बड़ी बात, जो हाइपरसोनिक वेपन होते हैं वे अपने आप में बहुत ज़्यादा स्टेल्थ होते हैं, जबकि दोस्तों ये किसी भी तरह से स्टेल्थ नहीं होते हैं। तो इस कारण से स्पीड ही एक तरह से मेन रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे क्रूज करना चाहिए। अगर ग्लाइड व्हीकल है तो उसके अंदर ग्लाइडर जैसी एक तरह से फीचर्स भी होने चाहिए, और साथ में वे एक तरह से स्मॉल साइज के होते हैं, जो ये वेपन होते हैं हाइपरसोनिक और स्टेल्थ भी ये होते हैं। तो इस कारण से स्पीड होने के बावजूद भी इन वेपन्स को हाइपरसोनिक कैटेगरी में नहीं डाला जाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है दीप घोष जी की तरफ से, प्लीज टेल अबाउट S5 क्लास सबमरीन। तो देखिए दोस्तों, ये जो सबमरीन है S5 क्लास, इसके तहत 3 सबमरीन भारत बनाएगा, जो कि 13,500 टन वजनी होगी और न्यूक्लियर पावर्ड होगी, और इसके बाद अनलिमिटेड रेंज के साथ ही आएंगी। और इनमें भारत 12 से 16 K6 SLBM मिसाइलें लगा सकेगा, जो कि MIRV कैपेबल होगी, यानी कि इनमें मल्टीपेंड इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल का इस्तेमाल कर सकेगा भारत, और इनकी रेंज 6000 से 8000 किलोमीटर तक होगी, यानी कि ये आईसीबीएम टाइप की मिसाइलें होंगी जिनकी रेंज 5500 किलोमीटर से ज़्यादा रहती है। और भारत इसमें K4 मिसाइल को भी इंटीग्रेट कर सकेगा, जो कि भारत ऑलरेडी बना चुका है, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। और दोस्तों साथ में भारत कन्वेंशनल सबमरीन पर क्यों पैसा लगा रहा है। तो सबसे पहले आप सबको पता है कि प्रोजेक्ट 75I के तहत भारत डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाने वाला है, जिनकी संख्या 6 होने वाली है, और ये 6000 टन वजनी भारी भरकम सबमरीन होने वाली है। लेकिन दोस्तों, तो भारत इन्हें क्यों बना रहा है। तो सबसे पहले इसका कारण है कि हमें जो चाइना की सबमरीन फ्लीट है उसको मैच करना है, और साथ में 13,500 टन वजनी सबमरीन के जरिए हम उनकी जो फ्लीट है उसको मैच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा फंडिंग करनी पड़ती है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि भारत अगर कन्वेंशनल सबमरीन बना रहा है तो भारत किसी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को अपनी सेना में शामिल कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भी SLBM से लेस हो सकती है, साथ में स्टेल्थ फीचर भी इनमें ऐड होगा, बेस्ट सोनार सिस्टम भी इसमें लगाया जाएगा। इनकी सबमरीन की जो स्पीड है वो भी 56 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा रहने वाली है। जबकि दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, और साथ में इसको अगर आपने एक बार बना लिया तो इसकी मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। तो दोस्तों इस कारण से भारत कन्वेंशनल सबमरीन को भी आज की तारीख में बना रहा है, और भारत ही नहीं दुनिया के दूसरे देश भी कन्वेंशनल सबमरीन पर आज भी काम कर रहे हैं। तो दोस्तों यही कारण है कि भारत न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम कन्वेंशनल सबमरीन पर आज की तारीख में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है रितेश KR रावत जी की तरफ से, क्या इंडिया प्रोजेक्ट 75I और साथ में थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर दोनों को ही बनाएगा। तो देखिए दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट पहले ही साफ कर चुकी है और दोनों चीजों के लिए एक तरह से मान चुकी है कि इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ सबमरीन को भी बना सकती है, और ये कब का नेवी को मिल चुका है। लेकिन दोस्तों CDS बिपिन रावत जी ने दोबारा अपनी बातों को दोहराते हुए कहा है कि हमें पता है कि नेवी को एयरक्राफ्ट कैरियर की सख्त जरूरत है, लेकिन दोस्तों जो बजट है उसके इशू के कारण जो CDS बिपिन रावत जी है वे सबमरीन को ज्यादा एक तरह से अहमियत दे रहे हैं।
हालांकि दोस्तों वे हमसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं, क्योंकि वे वॉर रियलिटी को अच्छी तरह से जानते हैं, वे ग्राउंड सिचुएशन को जानते हैं, जबकि दोस्तों हमें इतनी ज़्यादा जो है अंदाज़ा नहीं मिल पाता है। और दोस्तों लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए मान चुकी है, क्योंकि दोस्तों फंडिंग तो उन्हें ही करनी होती है। और इसके बाद जो इंडियन गवर्नमेंट के साथ नेवी सीडीएस को भी एक तरह से बना सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। हालांकि जिन लोगों के क्वेश्चन रह गए उनके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है कि क्यूएनए वीडियो कितनी ज़्यादा लंबी बनती है, और सारे क्वेश्चन ऐड करने की वजह से बहुत ज़्यादा लंबी बन सकती है, और मैंने तो इस वीडियो में जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश की है। तो आज के लिए थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।